हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में आई थिंक स्टमक पढ़ा था हमने। तो स्टमक में जो कुछ भी होता है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, क्या होता है, कौन सा जूस निकलता है, किसका पाचन होता है, किसका नहीं होता है, क्या पाचन करता है, किसका काम क्या होता है, ये सब बातें हमने पिछली क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हमें आगे की जर्नी देखना है, मतलब जो हमारा फूड है उसकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक हो चुकी है, उसकी हो चुकी है हमारी माउथ से स्टमक तक, और थोड़ा सा हमने इंटेस्टाइन के बारे में भी देख लिया था। तो आज हम देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी बता दिया था। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया, इसको है ना, ये छोटी आंत होती है, हिंदी वाले देख लेंगे, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, लिख नहीं रहा हूं मैं। इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, जिसको अंतर्ग्रहणी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जेजुनम, जिसको मध्यांतर कहा जाता है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है इलियम, जिसे शेषांतर कहा जाता है। शेष मतलब क्या, जो लास्ट में होता है, मध्य मतलब जो बीच में होता है, और ये अंतर्ग्रहणी होता है डेड्यूनम, मतलब यहां से अब आता है आपका फूड स्टमक से। जो पाइलोरिक वॉल्व होती है वो खुल जाती है, वहां पर हमारा प्रोटीन का पाचन हो जाता है, जो कि पेप्सिन और रेनिन कर रहे थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकल रहा था, क्यों निकल रहा था इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब यहां पर क्या होगा, कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें 2 ऑर्गन्स होते हैं, इससे 2 ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो होता है वो यहाँ पे होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं या यकृत कहते हैं, आप सबको पता ही होगा नॉर्मली। इस टाइप का होता है ये, पूरा वैसा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा मुझसे। यहाँ होता है लीवर, और यहाँ पे होता है क्या, पेनक्रियास। यहाँ होता है क्या, पेनक्रियास। तो इनका काम क्या होता है इसको आज हम देखेंगे। ये एक पत्ती के आकार का होता है और ये होता है लीवर। अच्छा, लीवर के नीचे जो है वो जुड़ा हुआ होता है क्या, एक गॉल ब्लैडर होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, मैं इसको ग्रीन कलर से ही बना दे रहा हूं। ये गॉल ब्लैडर होता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। इसका काम क्या होता है उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे। ये क्या है, लीवर होता है। लीवर मतलब होता है यकृत। फिर उसके बाद ये होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास कहेंगे इसे, हिंदी में इसको अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय, ठीक है। और ये होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर मतलब क्या होता है, पित्ताशय। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। ये 3 नाम आपने लिख लिए थे इसके, मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो है हम एक एक करके सभी अंगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीवर को पढ़ेंगे, फिर पेनक्रियास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। तो खाना जो है हमारा, जो फूड है, अब स्टमक से जो फूड निकला है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम काइम कहेंगे। काइम कैसे आएगा, काइम जो स्टमक से फूड निकलता है उसे काइम कहते हैं। अब काइम कहां पे आ चुका है, वो आ चुका है हमारे इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में भी तो किसी ना किसी चीज का पाचन होगा। हमारे माउथ में पाचन हो चुका था, किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च का माल्टोस में कन्वर्ट हुआ था। अब एक ही प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खाते, और भी खाते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो अमाइलेज होता है वो सिर्फ स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। बात यहां तक आती है। दूसरा, प्रोटीन का पाचन हमारा कहां हुआ था, प्रोटीन जो है वो हमारा स्टमक में पचा था। पेप्सिन और रेनिन ने उसको डाइजेस्ट किया था, लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट किया था, पूरा नहीं किया था। किसमें किया था, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में किया था। ये सब बातें पिछली क्लास में मैंने बता चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लीवर के बारे में। अच्छा, मैं आपको यहां से बता दूं कि ये जो है वो एक ग्रंथि है और ये भी एक ग्रंथि है, और ये दोनों अपना जूस क्रिएट करती हैं, जूस अपना ये फॉर्मेट करती हैं। और इनका जो जूस फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद ये जूस कहां आता है, वो आता है इंटेस्टाइन में। तो ये जो लीवर है ये अपना जब जूस बनाता है तो ये जूस कहां जाता है, ये जूस जाता है सबसे पहले गॉल ब्लैडर में। मतलब इसने जो जूस बनाया वो कहां पे इकट्ठा होगा, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से ये जो जूस जाता है वो कहां जाता है, पेनक्रियास में। मतलब ये लीवर अपना जूस बनाएगा, उसे बाइल जूस कहते हैं। अब ये बाइल जूस कहां जाएगा, जिसे हम पित्तरस भी कहते हैं, वो जाएगा पेनक्रियास में, अग्नाशय में। और अग्नाशय जो अपना जूस बनाएगा और बाइल जूस, ये सब मिक्स होकर कहां आता है, ये आता है इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग, ऊपर वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। तो यहां पर ये जूस आता है। अब ये जूस बनता कैसे है, आता कैसे, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां से हम थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, लीवर एक ऐसा अंग है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। इसका काम सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करना ही नहीं होता, ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होता, ये सर्कुलेटरी का भी होता है। ब्लड में भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो ये बहुत सी जगह आता है, और ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है इंटरनल ऑर्गन में, अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लीवर की, कि लीवर आखिर होता क्या है।
लीवर को यकृत भी कहा जाता है, लीवर को यकृत भी कहा जाता है और जिगर भी कहा जाता है। कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा, उसे जिगर भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसके बारे में जाने कि भाई अगर आप लीवर के बारे में स्टडी करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हिपैटोलॉजी। क्या कहा जाएगा उसे? हिपैटोलॉजी। हिंदी में भी हिपैटोलॉजी ही कहेंगे। अब हिपैटोलॉजी क्यों कहा जाता है? देखो हमारे ब्रेन के बारे में स्टडी करना क्या कहला जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। हमारी किडनी के बारे में स्टडी करना क्या कहला जाता है? नेफ्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन सेल्स होती है ब्रेन में, न्यूरॉन सेल्स होती है। ऐसे ही इसको हेपेटोलॉजी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हेपेटिक सेल्स होती हैं। तो इसमें जो सेल होंगी वो क्या होंगी? हेपेटिक सेल होंगी, हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं और इसकी स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। लॉजी का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, स्टडी करना, और हेपेटो क्या है? इसकी सेल है। तो यहां से इसका नाम पड़ा। और लीवर के बारे में जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनको हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाएगा, इसके आधार पर उनका नाम भी रखा जाता है। अब अगर मैं हेपेटिक सेल्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं तो हेपेटिक सेल्स क्या होती है? हेपेटिक सेल्स वन एंड ओनली सेल होती है, ये हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसी सेल का प्रकार है जो कि बहुत जल्दी रिजनरेट हो जाती है। रिजनरेट का मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी हो जाती है। आपकी देखो सेल डिवीजन होता है आपकी बॉडी में, आपको कहीं चोट लगती है, फिर आपकी चोट भर क्यों जाती है? क्योंकि सेल डिवीजन हमारे शरीर में होता है। हम चलते हैं, हमारी चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, लेकिन हमारे पैर क्यों नहीं घिसते? क्योंकि हमारे पैरों में सेल डिवीजन होता है। कुछ कोशिकाएं मरी तो कुछ फिर से बन जाती हैं। लेकिन जो सबसे जल्दी कोशिकाएं बनने की क्षमता होती है, जो हाईएस्ट रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, वो किसके पास होती है? हेपेटिक सेल के पास होती है। तो ये कैसी होती है? हाईएस्ट रिजनरेशन, या फिर इसे कहें फास्टेस्ट रिजनरेशन कहेंगे तो सही होगा। फास्टेस्ट रीजनरेशन, रीजनरेशन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, इसमें सबसे अधिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। सबसे अधिक पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण मतलब सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहें या सेल रीजनरेशन कहें तो वो कहां होता है? हेपेटिक सेल्स में होता है। और यही कारण होता है कि लोग अपने लीवर को दान कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यार उसने 20% लीवर अपना जो है वो डोनेट कर दिया, दान कर दिया, उसने अपना 20% यकृत दान कर दिया, उसने 30% कर दिया। तो इतना अगर ये दान कर देंगे तो फिर इनके पास क्या बचता है? भाई कई लोग 40% तक भी कर देते हैं, लेकिन इनके पास क्या बचता है? तो कुछ नहीं होता है कि 40% अगर उन्होंने किया है तो ये बहुत जल्दी भर भी जाएगा, ये रिजनरेट हो जाता है, ये फिर से इसमें सेल डिवीजन हो जाता है, ये फिर से वैसे ही के वैसा लीवर बन चुका होता है। इसलिए तो जिगर का टुकड़ा बोलते हैं, टुकड़ों में दान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हेपेटिक सेल्स होती है और इनकी रिजनरेशन या फिर जो है सेल की जो बनने की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा होती है, सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा क्या है कि ये तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये क्या होता है। हाँ, और ये एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, आपके अंदर पाए जाने वाले अंगों में, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग ये होता है। क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, आंतरिक सबसे बड़ा अंग, आंतरिक सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वो होता है हमारा लीवर ही होता है। और अगर ये सबसे बड़ा है तो इसका वेट भी थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। तो इसका वेट लगभग 1.5 kg, मतलब लगभग 1.5 किलो या 1500 ग्राम तक हम कह सकते हैं। अब 1400 ग्राम भी हो सकता है, 1600 ग्राम भी हो सकता है, वो व्यक्ति की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। सबकी बॉडी एक सी होती नहीं है। ये तो हमने इसके बारे में जाना कि आखिर ये होता क्या है। अब दूसरा देखेंगे कि इसका डाइजेशन में क्या हेल्प होता है। डाइजेशन में भी तो इसका कुछ ना कुछ हेल्प होता होगा, इसीलिए तो हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन में इसका हेल्प क्या होता है? देखो डाइजेशन में ज्यादातर चीजों का हेल्प क्या है? या तो फूड को इधर से उधर ले जाना, जैसे हमारी ईसोफेगस करती हैं, इंटेस्टाइन करती हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल करती है। दूसरा क्या होता है? या तो उन्हें उनका पाचन करना, वो कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स करती है। अब लीवर क्या है? लीवर खुद एक ग्लैंड है। क्या है? ये खुद एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, पाचन में पढ़ रहे हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होगी, मतलब बहिस्रावीय ग्रंथियां होंगी। बहिस्रावी ग्रंथियां मैं लिख नहीं रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। अगर ग्रंथि में भी अगर आपको पूछा जाए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर होती है। ऑल ओवर ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, तो भी लीवर होती है। इसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहेंगे। लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है। दूसरा, अगर ये ग्रंथि है तो फिर ये बनाती क्या है? मतलब ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ जूस तो प्रोड्यूस करती होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो जूस प्रोड्यूस करती है। ये कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है? ये करती है बाइल जूस प्रोड्यूस। अब बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस को कहा जाता है पित्तरस। बाइल जूस को क्या कहा जाएगा? पित्तरस कहा जाता है।
अब पित्तरस है, बाइल जूस है, हमने जहां भी पढ़ा है वहां जूस में कुछ ना कुछ एंजाइम्स होते हैं। सलाइवरी जो हमारी सलाइवा होती है ये भी एक जूस होती है, उसमें भी हमने एंजाइम्स को पढ़ा था, लाइसोजाइम थे, टाइलिन अमाइलेज था। फिर उसके बाद हमारे स्टमक में था गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, उसमें भी हमारे पेप्सिन और रेनिन थे। अब यहाँ पे आ रहा है बाइल जूस, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एंजाइम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा हमारी बॉडी में जूस बनता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, वन एंड ओनली जूस। इसके पास कोई भी क्या नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है, इसे आप स्टार कर लीजिए कि एकमात्र ऐसा जूस है, एकमात्र एक्सोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा बनाया गया ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। या फिर पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है जो कि कुछ भी एंजाइम नहीं बनाती है, तो कौन सी है, लीवर। जूस के बारे में पूछे तो बाइल जूस, मतलब पित्तरस होता है। अब अगर इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता तो फिर ये हेल्प क्या करेगा, लेकिन ये हेल्प करता है। जैसे कि हमारा HCl था, अब ना तो वो एंजाइम है लेकिन डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है ना, बैक्टीरियाज को तो मार रहा था, हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको तो वो जो एंजाइम्स हैं उनको वो एक्टिवेट कर रहा था। ऐसे ही इसका कुछ ना कुछ काम तो होता होगा। अब देखें कि इसमें आखिर होता क्या है। अगर बाइल जूस के बारे में बात करें तो ये कंटेन क्या क्या रखता है। सबसे पहला तो अगर मैं बात करूं कि ये रखता है अपना बाइल पिगमेंट। क्या कहा जाता है, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट क्या होता है, अच्छा पिगमेंट क्या होता है, देखो बाइल में है इसलिए बाइल पिगमेंट, बाकी नॉर्मली पिगमेंट ही है वो। तो बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स मतलब होता है वर्णक, पिगमेंट्स मतलब क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। अब इसमें दो प्रकार के, वर्णक मतलब क्या होता है, जो वर्ण देते हैं, वर्ण मतलब क्या होता है, जो रंग देते हैं। हमारा जो शरीर का रंग है ये भी किसी ना किसी वर्ण पर डिपेंड करता है, वर्णक पर डिपेंड करता है। कौन सा वर्णक, कौन सा पिगमेंट है जो जिससे हमारा कलर डिसाइड होता है कि आप सांवले हो, गोरे हो, काले हो, भूरे हो, जैसे भी हो, किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन पिगमेंट पर डिपेंड करता है। हम जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हरा कलर किस पर डिपेंड करता है, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ऐसे ही इनमें दो पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है बिलीवर्डिन, एक होता है क्या, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीरुबिन। अब ये क्या होते हैं, ये दो पिगमेंट है, इनको हिंदी में भी यही कहा जाएगा, बिलीवर्डिन कहा जाएगा, बिलीरुबिन कहा जाएगा, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, बिलीवर्डिन अब वर्णक है मतलब कुछ ना कुछ रंग तो ये देंगे। तो ये जो बिलीवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर का रंग देता है, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। और बिलीरुबिन जो है वो कौन सा कलर देता है, वो देता है येलो मतलब पीला कलर, ये देता है हरा कलर। हमारा जो, आप कभी सर्च करना, ये मैंने गॉल ब्लैडर यहाँ ग्रीन क्यों बनाया, क्योंकि ये इसी के कारण ग्रीन होता है। आप गूगल पर सर्च करके देखना, आपको गॉल ब्लैडर और ये जो डक्ट होती है वो क्या दिखेंगी, वो ग्रीन दिखेंगी, ठीक है। अच्छा यहां से मैं आपको बता दूं कि जो खाना है वो कभी लीवर में नहीं जाएगा, खाना है वो कभी पैनक्रियास में नहीं जाएगा। इनसे ये जो डक्ट क्यों बनी हुई है, क्योंकि इनसे जूस इंटेस्टाइन में आ जाए, इनमें कभी कोई खाना नहीं जाता है, इनसे जूस आता है, ठीक है। ये डक्ट मैंने बनाई हुई है, ये वाहिकाएं बनाई हुई है। दूसरा हम ग्रीन और येलो की बात करें, अब ये ग्रीन तो ठीक है, ये बाइल पिगमेंट जो बाइल जूस होता है वो हल्का सा ग्रीन भी होता है, वो इसी के कारण होता है। येलो भी होता है, वो भी इसी के कारण होता है, येलो इज ग्रीन कह सकते हैं क्योंकि दोनों पिगमेंट इसमें होते हैं। दूसरा कि हमारे बॉडी में जहां भी कुछ भी पीला कलर है वो किसके कारण होता है, वो बिलीरुबिन के कारण होता है। जैसे कि लाइक आपका जो पीलिया हो जाता है वो किस कारण होता है, पीलिया में क्या होता है, आपके नेल्स पीले हो जाते हैं, आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, आपका जो बॉडी है वो भी हल्की पीली हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, जो जॉन्डिस होता है, पीलिया या फिर जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, वो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन। ये कारण नहीं है, जब आपको बीमारी होती है तो बिलीरुबिन पिगमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए आप पीले पीले दिखने लगते हो। अच्छा यही क्यों बढ़ता है, ये क्यों नहीं बढ़ता है, इसका भी कारण अपना अपना होता है, क्योंकि ये जो लीवर होता है ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये लीवर पे अटैक करता है ये जो पीलिया, इसलिए ये पिगमेंट ज्यादा बढ़ता है। और कोई से पिगमेंट हमारी बॉडी में और भी पिगमेंट होते हैं, वो क्यों नहीं बढ़ते, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, उससे भी बढ़ना चाहिए, आप रेड दिखना चाहिए, लेकिन ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो जॉन्डिस होती है, जो हेपेटाइटिस होती है, वो किसकी बीमारी होती है, आपकी लीवर की बीमारी होती है। तो इनका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसमें और क्या क्या होता है इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब बाइल पिगमेंट तो हमने लिख लिए, और क्या होगा इसमें, इसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स। क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। अच्छा वाटर भी होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, जूस है तो वाटर होगा, म्यूकस भी होता है, मैंने आपको बताया था। अब बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनको पित्त लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, पित्त लवण। अब इनका काम क्या होता है, यही मेन चीज है। देखो एंजाइम नहीं है लेकिन ये काम करेंगे, कुछ ना कुछ ये हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे माउथ में स्टार्च जा चुका है, भले ही पार्शियली गया हो, थोड़ा बहुत गया हो, मतलब जिसका पाचन हुआ हो, पार्शियली हुआ था और थोड़ा सा हुआ था, लेकिन स्टार्च का हो तो गया कम से कम, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट तो हुआ कम से कम।
ठीक है, फिर हमारा स्टमक आया, स्टमक में किसका हुआ था, स्टमक में हुआ था प्रोटीन का, भले ही पार्शियली हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, लेकिन हुआ तो कम से कम। लेकिन अभी तक फैट का आपने सुना है कि फैट का डाइजेशन हमने पढ़ चुके हैं, तो नहीं होता है फैट का डाइजेशन। क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि अब होना है उसका डाइजेशन। कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा होता है। थोड़ा और डीप पूछ ले तो बाइल जूस में किसके कारण होता है? पित्त लवण, मतलब बाइल सॉल्ट्स के द्वारा होता है। कैसे होता है? देखो, जो फैट होता है वो जिसे हम फैट भी कहते हैं या जिसे हम लिपिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिपिड। और इसे हम वसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वसा किस में कन्वर्ट होगा? जैसे हमारा स्टार्च माल्टोज में हुआ था, प्रोटीन पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में हुआ था, तो ये लिपिड किस में होगा? वसा किस में होगा? ये होता है फैटी एसिड्स में। किस में होता है? फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स, जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वसीय अम्ल। इनको कहा जाता है वसीय अम्ल। अब ये कौन करता है? ये करते हैं बाइल सॉल्ट्स, मतलब पित्त लवण करते हैं। और बाइल सॉल्ट्स के द्वारा फैट का फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप स्टार देंगे। ठीक है, मैंने हैशटैग दे दिया। क्या कहेंगे आप कि फैट का फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पाइसीकरण। पाइसीकरण। अब देखना, यहां से एक बात आप देखना, और किसी ना किसी स्टूडेंट के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि जो डाइजेशन करने का काम है वो तो एंजाइम्स का होता है, फिर इसने ऐसा क्या कर दिया? जबकि ये तो एंजाइम भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये केमिकली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। मतलब केमिकली क्या होता है? जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। भाई जैसे स्टार्च था, उसकी जो संरचना थी वो कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, उसमें माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, उसकी संरचना कैसी हो गई? बहुत ज्यादा सिंपल हो गई, तो वो केमिकली चेंज हुआ था। हमारे जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हो गए थे? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। ये केमिकली चेंज हुए ना, केमिकली डिफरेंस भी आया होगा रासायनिक उनके गुणधर्मों में। लेकिन ये इमल्सिफिकेशन में या फिर बाइल सॉल्ट्स के द्वारा फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने में इसमें कोई भी जो है केमिकली चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब रासायनिक इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इनमें फिजिकल चेंजेस हुए हैं। तो फिजिकल डाइजेशन ऑफ फैट into fatty acids is called as emulsification। मतलब फैट का फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना है। एक तो ये क्या है? ये इसका भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक। कैसा डाइजेशन है? ये एक भौतिक डाइजेशन होता है, कि बोले फिजिकल डाइजेशन होता है। मतलब इसमें इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल था तो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल हो गए। अब जैसे ये मार्कर है, इसमें अगर तोड़ दूं, है तो ये मार्कर, अब इसमें कोई केमिकली चेंज हुआ है क्या कि इसका कलर चेंज हो गया हो या फिर इसका टेस्ट चेंज हो गया हो? नहीं। लेकिन इसको मैंने अगर दो भागों में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया इसको, तो ये फिजिकल चेंज हुआ है। ऐसे ही जो हमारा बड़ा फैट का मॉलिक्यूल था वो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें फिजिकली चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो अब लीवर में बाइल सॉल्ट्स बना, सॉरी बाइल जूस बने। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट से उन्होंने इमल्सिफिकेशन कर दिया। किसका? फैट का। किसमें किया? फैटी एसिड्स में। वसीय अम्ल में उसका इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण हो गया, फिजिकल डाइजेशन जिसे हम कहते हैं। हाँ, अब हम देख सकते हैं कि भाई साहब स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी हो चुका है, हमारे प्रोटीन का भी हो चुका है, फैट का भी हो चुका है। लेकिन अभी आप देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है इसका पूरी तरीके से नहीं हुआ है, और ना ही फैट पूरी तरीके से हुआ है। अच्छा, फैट की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड से, फैटी एसिड से सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकता, फैटी एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन अभी पूरी तरीके से फैट जो है वो फिजिकल डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अब और एंजाइम आएंगे। तो हमारे पास और ग्रंथि भी तो है, पैनक्रियास, अग्नाशय एक ग्रंथि है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लीवर भी एक ग्रंथि होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा पैनक्रियास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं लीवर मिटा देता हूं। अब बात आई किसकी? अग्नाशय की या पैनक्रियास की। ये हल्का सा ऐसा होता है, अगर मैं कहूं तो ये ऊपर से ऐसा होता है हल्का सा। तो अब पैनक्रियास क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पैनक्रियास मतलब क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय का क्या काम है? देखिए, ये एक ग्रंथि होती है, मैंने आपको बताया था ग्रंथियां होती हैं, लेकिन ये एक अलग प्रकार की ग्रंथि है। अभी तक हम कैसी ग्रंथि पढ़ रहे थे? बहिस्रावी ग्रंथि। लेकिन ये कैसी ग्रंथि है? ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि। क्यों है मिश्रित ग्रंथि?
क्योंकि इसमें जो है वो हार्मोन्स भी बनते हैं प्लस जूस भी बनता है। क्या क्या होता है? हार्मोन्स भी बनेंगे प्लस जूस भी बनेगा। अब ये एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों की तरह बिहेव करने के कारण इसको हमने क्या बोल दिया? मिक्स्ड ग्लैंड। और ये एक वन एंड ओनली मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है हमारी बॉडी में। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पैनक्रियास है, इसके अलावा और कोई भी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये मिश्रित ग्रंथि है तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है। देखो, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो हार्मोन तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हमें काम किससे है? एंजाइम से, जूस से। तो हम यहाँ पे जूस के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको पैनक्रियास के बारे में बताऊं तो पैनक्रियास की जो है वो खोज किसने की थी? पैनक्रियास की खोज की थी लैंगरहेंस ने। किसने की थी? लैंगरहेंस ने। लैंगरहेंस ने पैनक्रियास की अग्नाशय की खोज की थी। दूसरा हम देखें कि पैनक्रियास में 4 प्रकार की सेल्स होती है। हर एक अंग में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, इसमें 4 प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल होती हैं? एक होता है अल्फा सेल्स, ठीक है, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल और एक होता है एफ सेल। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। अब मैं आपको बताऊं, इसमें से अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल्स है ये क्या बनाती हैं? ये हार्मोन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हार्मोन्स बनाती हैं। और एफ सेल्स क्या बनाएगी? ये बनाती है जूस। क्या बनाती है? ये जूस बनाती है, एक रस बनाती है। तो हमें यहां पर काम किससे है? हमें है एफ सेल से काम। इनसे कोई काम अभी नहीं है, हार्मोन्स का हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं इन चारों के बारे में बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, मतलब लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं इनको कहा जाता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। लैंगरहेंस कौन है? जिन्होंने इनकी खोज की थी। क्या कहा जाता है? लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। द्वीपिकाएं किनको कहा जाता है? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स को इनको आइसोलेट्स कहा जाता है। अब हमको जो है वो अल्फा, बीटा और डेल्टा से कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं। हमें किससे काम है? हमें एफ सेल से काम है। एफ सेल्स क्या बनाती है? जूस बनाती है। अब ये जूस पैनक्रियास में निकल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पैनक्रियाटिक जूस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पैनक्रियाटिक जूस कहेंगे। अब यहां पे हम लिख ले रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस। लिखिए यहां पे पैनक्रियाटिक जूस मतलब अग्नाशय रस। अग्नाशय रस। अब देखो, मैंने आपको बताया था बाइल जूस एकमात्र ऐसा जूस होता है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, मतलब उसके अलावा जितने भी जूस होंगे उनमें एंजाइम होगा। तो अग्नाशय रस जो होता है ये जूस में है, तो इसमें भी एंजाइम होना स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे इसमें? इसमें मैं आपको बताऊं 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अमाइलेज, एक होता है क्या? अमाइलेज। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है? लाइपेज। तीसरा कौन सा होता है? लाइपेज। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है इनको देखते हैं। एंजाइम्स का काम हम नॉर्मली जानते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात करें अमाइलेज की, मैंने आपको माउथ में बताया था, वहां पे क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। अब चूंकि वो सलाइवा में निकल रहा है इसलिए हम उसे सलाइवरी अमाइलेज कह रहे हैं, लारी अमाइलेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये किस में निकलता है? पैनक्रियास में या फिर अग्नाशय रस में निकलता है ये, तो इसको हम नॉर्मली अमाइलेज ही कहते हैं। अमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना। मैंने आपको क्या बताया था? पूरी तरीके से स्टार्च जो है माल्टोज में नहीं टूटता है, थोड़ा बहुत स्टार्च बचा हुआ है। तो जो थोड़ा सा स्टार्च बचा हुआ है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? उसको माल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? अमाइलेज करता है। कौन करता है? अमाइलेज करता है। ये एक एंजाइम होते हैं, ये तीनों क्या है? एक एंजाइम है, तीनों एंजाइम होते हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में किसने कन्वर्ट कर दिया? अमाइलेज ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है किसकी? ट्रिप्सिन की बात आती है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब आप कहेंगे प्रोटीन का तो हो चुका, तो मैंने क्या कहा था कि उसका आंशिक पाचन हुआ है, ना कि पूरी तरीके से पाचन हुआ है, ठीक है। तो हम देखें कि प्रोटीन जो है, अब प्रोटीन का पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में पाचन हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड से और छोटी इकाई में कर देगा उसे। तो यहां पे हमने क्या लिखा? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत अगर प्रोटीन रह भी जाता है तो ये कर देता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में।
तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में अब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है प्रोटीन का, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड का हो या अमीनो अम्ल का हो, ये इनसे मिलकर क्या बना होता है, कम से कम 20 की रिक्वायरमेंट होती है, आपको बाद में पता चलेगा। तो अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बना हुआ होता है, प्रोटीन बना हुआ होता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसका काम कौन करेगा, ये ट्रिप्सिन करता है। क्या करता है, ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को या फिर प्रोटीन को सबसे लास्ट में अमीनो एसिड तक तोड़ देता है। कौन, ट्रिप्सिन। ये किसका हो गया, ट्रिप्सिन का काम हो गया। थर्ड जो आता है वो कौन है, थर्ड है लाइपेज। थर्ड है कौन, लाइपेज। अब लाइपेज का काम क्या है, देखो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, पता है। ट्रिप्सिन से प्रोटीन का होता है, इसमें भी आर है उसमें भी आर है, याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। लाइपेज से लिपिड का होता है, लिपिड मतलब क्या, फैट मतलब क्या, वसा, तो ये याद करने में दिक्कत नहीं होती है। तो अब जो आपका वसा बचा हुआ है, मैंने क्या कहा था कि जो वसा है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, थोड़ा सा वसा फैटी एसिड्स में हुआ है, थोड़ा सा फैट जो है फैटी एसिड्स में हुआ है, जो थोड़ा सा फैट बचा है वो ये कर देगा, मतलब थोड़ा बहुत उसने कर दिया, थोड़ा बहुत ये कर देगा जो बचा हुआ है। तो जो आपका लिपिड है, या लिपिड का हो या फिर फैट का हो या वसा का हो, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो ये इसको फैटी एसिड्स में करने का काम कौन करेगा, फैटी एसिड्स में मतलब इमल्सिफिकेशन, फैटी एसिड्स या फिर इनको वसीय अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसीय अम्ल। कौन करता है, लाइपेज करता है। तो लाइपेज को देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइपेज। तीनों के काम हमने देख चुके हैं। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। अमाइलेज का काम क्या होता है कि जो बचा हुआ स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन का क्या काम है कि पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद लाइपेज का क्या काम होता है कि जो बचा हुआ फैट है, जो बचा हुआ लिपिड है, उसको फैटी एसिड्स में इमल्सिफाइड करना या उसे डाइजेस्ट करना या कन्वर्ट करना, कुछ भी कह सकते हैं आप, इमल्सिफिकेशन होता है वैसे तो फैट को फैटी एसिड्स में करना। तो ये हमने देख लिया पैनक्रियाटिक जूस का काम। अब इसके बाद बात आती है, चलो इसका काम हो गया, इसको मिटा दो, इसका काम हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। अब बचा क्या, बची हमारी इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन, एक बची है कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी बची है कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत बता दिया था, फिर से देख लेते हैं कि जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ी इंटेस्टाइन है। मतलब बड़ी कैसी, ये लार्ज से बड़ी होती है, इनका नाम भले ही उल्टा चलता है। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, लेकिन ये कैसी होती है, बड़ी होती है। तो बड़ी कैसी होती है, लंबाई में बड़ी होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो कैसी बड़ी होगी, ये लंबाई में बड़ी होगी। कितनी होती है, लगभग ये लगभग 18 से 19 फीट तक की होती है, 20 भी जा सकती है, व्यक्ति के बॉडी के ऊपर है, इतनी इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इसका डायमीटर या व्यास कितना होता है, इसका डायमीटर या फिर व्यास कहें तो 1 इंच का लगभग होता है, 1 इंच, मतलब पतला होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि अब जो है हमारा स्टार्च पूरी तरीके से माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमने जो और भी कार्बोहाइड्रेट लिए थे या और भी हमने जो लेते हैं वो अभी बिल्कुल छोटी इकाई में नहीं गए हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में ही हमारी बॉडी क्या है, उसे एब्जॉर्ब करती है। अच्छा आप देखना, अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत हो, तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप ग्लूकोज पीते हैं। क्यों पीते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को पचने की जरूरत नहीं है, उसको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ऑलरेडी एक सरल फॉर्म में होता है, सरल अवस्था में होता है। इसलिए हमारी बॉडी उसे बिना डाइजेस्ट करे डायरेक्ट क्या कर लेती है, डायरेक्ट उसे एब्जॉर्ब कर लेगी और एसिमिलेशन कर देगी, तो हमें एनर्जी मिल जाती है। अब डाइजेशन कहां से हो रहा है, हमारा मुख से लेके हमारी इंटेस्टाइन तक आ गया, लेकिन ये सब चीज क्या हो जाती है, स्किप हो जाती है। आएगा तो लेकिन डाइजेशन नहीं होगा, डायरेक्ट एनर्जी देगा, खत्म। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को पीते हैं। तो इनको भी हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज, लेकिन अभी ग्लूकोज में हुआ क्या, अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम करेंगे। कैसे होगा, अब एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम्स कहां से निकलते हैं, ग्लैंड से निकलते हैं, ग्रंथियों से निकलते हैं। अब तो कोई ग्रंथि नहीं बची, तो अब ग्रंथियां कहां होती, ये जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, इसकी जो दीवार होती है, इसमें क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां इंटेस्टाइन में है, आंत में है, इसलिए इन्हें आंतीय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहा जाता है। देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हम यहां पे लिखेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मतलब आंतीय, आंत में होती हैं इसलिए आंतीय ग्रंथियां। ये हो गया।
अब आती है ग्रंथियां हैं, मतलब कोई ना कोई जूस तो निकलेगा। कौन सा जूस निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। आती है रस निकलता है। अब आती है रस निकलता है, अगर वो जूस निकलेगा तो उसमें कोई ना कोई एंजाइम तो होगा। एंजाइम होना जरूरी है, सिर्फ एक जूस को छोड़कर बाइल जूस, इसमें तो होगा एंजाइम। कौन सा होता है? इसमें होते हैं तीन तरीके के एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को आप ध्यान से देख लो। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एक होता है सुक्रेज। कौन सा होता है? सुक्रेज। एक होता है माल्टेज। कौन सा होगा? माल्टेज। और एक होगा लैक्टेज। क्या होगा? लैक्टेज। अच्छा, ये जो है वो एंजाइम के नाम है, किससे मिलते जुलते हैं? सुक्रेज किससे मिलता है? सुक्रोज से। माल्टेज किससे मिलता है? माल्टोज से। और लैक्टेज किससे मिलता है? लैक्टोज से। अब सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ही तो हैं। और ये सुक्रेज और माल्टेज और लैक्टेज क्या है? ये एक एंजाइम है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंजाइम। तो जो सुक्रोज है वो किसका पाचन, सुक्रेज है वो किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इधर देखो आप, जैसे स्टार्च से माल्टोज हुआ ना, ऐसे हम इनको भी डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सुक्रेज हुआ, अब सुक्रेज आपको कहां मिलेगा? अगर आप क्या खाओ? शुगर केन खा लो। शुगर केन खाओ। शुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना खाओ आप, गन्ना में मिलेगा। आप शुगर खाओ, शुगर मतलब क्या होता है? आप चीनी खाओ या शक्कर बोले जैसे, तो चीनी में आपको सुक्रोज मिलेगा। सुक्रेज की बात नहीं कर रहा हूं, सुक्रोज की बात कर रहा हूं मैं। ये लिखिए सुक्रोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी मीठी चीज होती है वो इसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है। अब और कौन सी मीठी चीज? फल में, फ्रूट्स में क्या होगा? फ्रूट्स में सुक्रोज होता है। ठीक है, अगर आप गुड़ खाते हो तो उसमें भी सुक्रोज होता है। तो इन सब चीजों में क्या होता है? सुक्रोज होता है। फिर दूसरी बात, अगर हम माल्टेज की बात करें तो माल्टेज माल्टोज का करता है। माल्टोज कहाँ होता है? आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च किस में होता है? आलू में स्टार्च होता है, रोटी में स्टार्च होता है, चावल में आपका स्टार्च होगा। और ये कहाँ कन्वर्ट होगा? माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो माल्टोज का पाचन कौन करेगा? माल्टेज करेगा। अब बात आती है लैक्टेज की। लैक्टेज कहाँ होता है? आपके दूध में होता है लैक्टेज। जो आप दूध पीते हो उसमें क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज, दूध हल्का सा मीठा लगता है कि नहीं लगता है? मीठा किसके कारण लगता है? शर्करा। शर्करा मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? लैक्टोज। और लैक्टोज का पाचन कौन करेगा? लैक्टेज करेगा। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, ये एंजाइम्स भी मिटा दे रहा हूं। अब इनके काम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो, एक पाचन किसका होगा? सुक्रोज का। एक पाचन किसका होगा? सुक्रोज का। एक किसका होगा? माल्टोज का। किसका होता है? माल्टोज का। और एक किसका होगा? लैक्टोज का। ठीक है, अब मुझे आप बताओ सुक्रोज का पाचन कौन करेगा? सुक्रोज का पाचन करता है सुक्रेज। सुक्रोज का पाचन कौन करेगा? सुक्रेज करेगा, जो अभी हमने लिखा था। माल्टोज का पाचन कौन करेगा? माल्टेज। कौन करता है? माल्टेज। लैक्टोज का पाचन कौन करेगा? लैक्टेज। लैक्टेज। ये तीनों एंजाइम इनका पाचन करेंगे। अब सुक्रोज का सुक्रेज पाचन करता है, किसमें करेगा? मैंने क्या बताया था? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो सुक्रोज जो है वो किसमें टूटेगा? वो टूटता है या ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। किसमें होता है? ग्लूकोज में होता है। लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ इसमें एक और जो होती है वो सिंपल फॉर्म होती है, देखो वो भी ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज का ही फॉर्मूला सेम होता है, किसका? फ्रक्टोज। किसका होता है? फ्रक्टोज। इसका भी C6H12O6 होता है, इसका भी C6H12O6 होता है। ये भी ग्लूकोज जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को हम नॉर्मली लेते हैं। दूसरा, माल्टोज क्या होता है? ज्यादातर यही होते हैं। इसमें भी आप देखो, माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है? दो ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फिर उसके बाद आई लैक्टोज की बात। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज द्वारा किस में टूटेगा? एक ग्लूकोज में टूटेगा, एक गैलेक्टोज में टूटेगा। गैलेक्टोज में टूटेगा। अब मैं आपको बताऊं, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज, इन तीनों छहियों का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों प्रकार के हैं, एक फ्रक्टोज है, एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है। तीनों का क्या होगा? C6H12O6। ये होता है इनका फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। तो इनका पाचन इन्होंने कर दिया। इंटेस्टाइनल जूस में या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कितने एंजाइम निकालती है? 3 निकालती है। कौन कौन से निकालती है? पहला सुक्रेज होगा, दूसरा माल्टेज होगा, फिर लैक्टेज होगा। सुक्रेज किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। किसमें करेगा? ग्लूकोज। और किसमें? फ्रक्टोज में करेगा। फिर उसके बाद माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। किसमें? ग्लूकोज में और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज अणु में। क्वेश्चन आता है कि एक माल्टोज अणु जो है वो कितने ग्लूकोज अणुओं में टूटता है? तो दो में। एक सुक्रोज अणु जो है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु में टूटता है। एक लैक्टोज जो है वो लैक्टेज द्वारा एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज अणु में टूटता है।
ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करना कोई बड़ी बात नहीं। देखो लैक्टोज और गैलेक्टोज लगभग मिलते जुलते हैं, फ्रक्टोज और सुक्रोज दोनों में आर आ रहा है, लगभग मिलते जुलते हैं, और बाकी तो सब ग्लूकोज है ही, सिंपल फॉर्म आपको पता ही है। तो यहां पे अब हमारा डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, लेकिन हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। हमारा क्या खत्म हुआ है? सिर्फ डाइजेशन खत्म हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम 5 जो स्टेजेस उनमें कंप्लीट होगा, 5 स्तरों में होता है। पहला इंजेशन, हमने भोजन किया, वो इंजेशन। दूसरा डाइजेशन, हमारे मुख से डाइजेशन शुरू हो गया, कहां तक आया? इंटेस्टाइन तक आया। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत तक आया। अब छोटी आंत में कौन से पार्ट तक आया? अगर एग्जाम में थोड़ा और डीप पूछा तो कहां तक आया? सिर्फ ड्यूडेनम। अभी हमने ड्यूडेनम पढ़ा है, जेजुनम पे अभी हम नहीं गए। ड्यूडेनम में ये ग्लैंड्स थी, तो ड्यूडेनम में आपका जो है डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन अब उसका एब्जॉर्प्शन भी तो कराना है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? उसका अवशोषण भी तो कराना है, फिर उसके बाद उसका एक्सक्रीशन भी तो कराना है। ये अभी 2 स्टेजेस, और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बॉडी खुद कर लेती है। 3 स्टेज बची हुई है, लेकिन जो सबसे लंबी स्टेज होती है वो क्या होती है? डाइजेशन होती है, और यही हमारा पूरा चैप्टर का सार है। इसी को पढ़ लिया, समझ लो चैप्टर खत्म है, अभी चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारा डाइजेशन जो है खत्म हो गया था। अब इसके बाद कौन सी जो आनी है क्रिया, वो आती है एब्जॉर्प्शन। देखो फिर से मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूं, किसका? इंटेस्टाइन का। ये मैंने बना दिया। ये क्या है? इंटेस्टाइन है। ये अपना ड्यूडेनम था, यहां तक खत्म, डाइजेशन ड्यूडेनम में खत्म, अंतर्ग्रहणी में खत्म हो गया। इसके बाद आया जेजुनम, और फिर इसके बाद आया इलियम। अब मैं आपको बताऊं जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, अगर मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है, छोटी आंत की किस पार्ट में, किस भाग में होता है, तो इलियम में होता है, शेषांत्र में होता है। जेजुनम में कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा और अगर आपको पूछ लिया जाए कि कम, तो इसमें मैं अगर कहूं तो जेजुनम में 10% होगा, और इलियम में 90% होगा। 90% एंड 10%। तो सबसे ज्यादा किस में हो रहा है? सबसे नहीं, और बहुत ज्यादा होता है इलियम में। तो हम नॉर्मली उसे इलियम ही मानेंगे कि जेजुनम में नहीं होता है, इलियम में ही होता है। अब इलियम में कैसा होता है तो मैं आपको बताऊं, ये देखो मैं छोटा सा ये बना देता हूं, इलियम वाला पार्ट में ऐसे बना देता हूं, ये इलियम वाला पार्ट है। अब इलियम वाले पार्ट के अंदर ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, उंगली नुमा संरचना होती है, दिख रही ना उंगलियों ऐसी, ये देखो उंगली नुमा क्या होती है? संरचना होती है। अब ये उंगली नुमा संरचना क्या कहलाती है? इनको कहा जाता है विलाय। क्या कहा जाता है इनको? विलाय। विलाय भी कहा जाता है, कहीं कहीं हिंदी में विली भी लिखा हुआ है, या विल्ली भी लिखा हुआ है। तो आप घबराइएगा नहीं, कुछ नहीं है, सब एक ही है। अब ये कैसे इनका एब्जॉर्प्शन करेंगी, कैसे इनका अवशोषण करेंगी, देखते हैं। ये मैंने बनाई किसकी? इलियम की संरचना। अब मैं किसकी बनाता हूं? विलाई की संरचना। कैसी है विलाई? ऐसी उंगली नुमा है, ये उंगली नुमा है विलाई, ऊपर भी है। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर वेसल्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? वेसल्स लगी होती हैं। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त केशिकाएं लगी होती हैं। केशिकाएं क्या होती हैं? एक होती हैं आपकी धमनियां, एक होती हैं सिराएं, और एक होती है केशिकाएं। केशिकाएं कैसी होती हैं? अर्धपारगम्य होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धपारगम्य, मतलब इनमें से कुछ कुछ अणु अंदर आ सकते हैं, कुछ कुछ अणु ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इनमें से रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है? इनमें से रक्त बह रहा है। अब जो हमारा भोजन यहां से जाएगा, अब हमारा जो भोजन यहां से जाएगा वो पूरे सिंपल फॉर्म में टूट चुका है। उसमें ग्लूकोज है, उसमें अमीनो एसिड्स है, उसमें फैटी एसिड्स है, उसमें गैलेक्टोज है, उसमें फ्रक्टोज है। अब ये जो है सिंपल फॉर्म है, और इनको ये विलाय क्या कर लेंगी? खींच लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये अंदर वेसल्स लगी हुई हैं, इनमें ब्लड बह रहा है, तो ये एब्जॉर्ब करके कहां चला गया? ब्लड में चला जाता है, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसलिए जो हमने खाया है वो कहां गया? हमारी पूरी बॉडी में लग गया। मतलब ग्लूकोज है, और उसके बाद हमारा अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स पूरी बॉडी में चला गया। हर एक सेल्स, हर एक कोशिका तक ब्लड जाता है, तो हर एक कोशिका तक न्यूट्रिशन गया है हमारा, और हर एक कोशिका तक हमको ग्लूकोज मिला है, इसलिए हमें अब एनर्जी आ गई है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। अच्छा, जो ब्लड ने पूरी कोशिका तक पहुंचाया है वो भी एसिमिलेशन। मतलब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन खत्म। एसिमिलेशन का काम कौन करता है? एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? मतलब कि हमारा जो न्यूट्रिशन है उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना, एसिमिलेशन कहलाता है। मैंने आपको पहले दिन बताया था, पहली क्लास देख लेना डाइजेस्टिव सिस्टम की, पहली इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वाली आप देख लेना। फिर अगर इसके बाद हम बात करें तो अब हमारा खाना है जाता कहां है? अब जाएगा वो बड़ी आंत में। कहां जाएगा? बड़ी आंत में। तो कहने की सिर्फ बड़ी आंत है, ऐसी कोई बड़ी होती नहीं है वो आंत।
तो अब बड़ी आंत बनाते हैं, तो अब हम छोटी आंत को छोटा कर देते हैं, मतलब छोटा सा बनाते हैं, इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या हो गई, छोटी आंत बना दी, रफ डायग्राम है, समझना है हमें, ऐसा कुछ वो नहीं करना। अब यहां से मैं क्या जोड़ देता हूं, बड़ी आंत जोड़ देता हूं। अब ये होती है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई जो होती है लगभग 3-4 से 5 फीट तक, बस 3 से 5 फीट तक इसकी लंबाई होती है, इतनी होती है। लेकिन इसका ये जो डायामीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 3 इंच का होता है। ठीक है, ये हमने बड़ी आंत बना दी है। अब इसका काम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है कोलोन, एक को बोला जाता है सीकम, और एक को बोला जाता है रेक्टम। देखते हैं क्या होते हैं ये। देखो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत के इलियम से बड़ी आंत का जुड़ा हुआ भाग कौन सा है, कौन सा होता है, ये सिक्कम। इसको क्या कहा जाता है, सिकम कहा जाता है, सीकम। ठीक है, फिर ये यहां तक होता है सीकम, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है सीकम। फिर उसके बाद यहां तक जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कोलोन। देखो यहां से लेके और यहां तक कोलोन ही होता है, कहें तो यहां तक ही कोलोन होता है, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एसेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है इसको, एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन मतलब बढ़ते क्रम वाला कोलोन, कोलोन कहते हैं इसको, कोलोन, कोलोन। फिर उसके बाद, अच्छा मैं ऊपर उसको मिटा दे रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो लिखा हुआ है, तो पता ही है ना कौन सा चैप्टर चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। तो ऊपर मैंने लिख दिया क्या, यहां से लेके यहां तक लगभग क्या होगा, ये होगा ट्रांसवर्स कोलोन। क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर यहां से लेके यहां तक कौन होगा, ये असेंडिंग है तो ये क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग कोलोन। फिर उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन। क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन, इनके नाम याद करो अथवा मत करो, आते बाते नहीं है इनके नाम, सिर्फ यही आएगा कोलोन। पूरा कोलोन एक ही आएगा, और पूरे कोलोन का एक ही काम होता है। उसके बाद ये जो है, ये क्या होता है, रेक्टम होता है। क्या होता है, रेक्टम होता है। यहाँ पे आपका जो फेसा से जो मल है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये क्या होता है, ये एनस होता है। क्या होता है, एनस मतलब गुदा। मतलब यहां से जो है वो आपका मल जो है, जो फेसस है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखो हाँ, ये चीज एक बहुत अच्छी आ गई, ये है अपेंडिक्स। क्या होता है, ये अपेंडिक्स होता है, हिंदी में भी इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अब ये अपेंडिक्स क्या है, ये डाइजेशन में जब हेल्प करता था, जब हम लोग क्या खाते थे, हम लोग कहें कि पत्तियां वगैरह खाते थे, जंगलों का खाना खाते थे, कंदमूल या फिर चारा वगैरह खाते ना, बहुत पहले आदि मानव के टाइम पे या उसके पहले भी, तो अपेंडिक्स उसमें काम करता था। ठीक है, जब हम जंगल वाला खाना खाते थे बिल्कुल देसी, अभी तो अलग अलग अन्न वगैरह हम खाने लगे हैं, तो उसमें ये सब चीजें हेल्प करती हैं। तो ये अब छोटा हो गया, पहले ये बड़ा होता था, इसका कोई काम नहीं होता है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। मैंने क्या बताया था, ऐसे अंग जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है और आगे जाके ये गायब हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएगा, नहीं आएगा, उनको क्या कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहा जाता है। ये मैंने लिखा चुका हूं, यहां लिख देता हूं, क्या होगा ये, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग होगा, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, दूसरी बात सिकम की करी जाती है। ये अच्छा आपने देखा होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर से काट देता है, कुछ होता है इंसान को, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है हमारे शरीर में। दूसरी बात आती है सिकम की। सिकम क्या काम करता है, अब देखो सिकम के अंदर, देखो मैं बताऊं, सिकम के अंदर होते हैं क्या, बैक्टीरिया। क्या होते हैं इसमें, बैक्टीरिया होते हैं। अब आप कहोगे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि हमारे बीच में होता है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो सबसे पहले तो इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, एस्चेरिया कोलाई या फिर ई कोलाई भी कहा जाता है। ई कोलाई लिखो आप,
ई कॉलाई बैक्टीरिया क्या करेंगे, ई कॉलाई बैक्टीरिया जो है, जो हमारा यहां से अब भोजन आ रहा है, ऐसा जाएगा जो भोजन, उसे पूरा सड़ाने का काम, उसे खराब करने का काम कौन करता है, ई कॉलाई बैक्टीरिया करते हैं। अब वो इन्हें खराब क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, क्योंकि वो इससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारा बचा हुआ है, इससे अपना न्यूट्रिशन कौन लेंगे, बैक्टीरिया लेंगे। वो अपना खाना इसे ही समझेंगे। अच्छा, खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर रह रहे हैं, अब हम फालतू में तो किसी को हमारे अंदर नहीं रहने दे सकते, कुछ ना कुछ काम तो हम उससे भी लेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये ई कॉलाई बैक्टीरिया हमें B12 और विटामिन के, ये दोनों विटामिन बनाकर हमें देते हैं। कौन कौन से विटामिन, एक B12 और एक विटामिन के। तो हमारी बॉडी में विटामिन के और विटामिन B12 कौन बनाता है, ई कॉलाई बैक्टीरिया बनाते हैं। कहाँ होते हैं, सिकम में होते हैं। देखना, हम उन्हें खाने के लिए खाना दे रहे हैं, वो हमें विटामिन B12 और के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बायो में ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, या फिर सहजीवन यापन संबंध। क्या कहा जाता है, सहजीवन यापन संबंध, साथ में जीवन जी रहे हैं ना हम, तो इसलिए इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाएगा। अब कोलोन में बस इतना ही काम था। दूसरा क्या हुआ, दूसरी बात आती है, सॉरी सिकम में इतना ही काम था, दूसरी बात आती है कोलोन की। कोलोन क्या करेगा, देखो अभी तक मैंने आपको एब्जॉर्प्शन तो बताया, लेकिन मैंने कभी ये बताया अभी कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि मिनरल्स भी तो हमारा न्यूट्रिशन, हम खाते हैं तो वो निकलता ही थोड़ी है, वो भी तो हमारे अंदर एब्जॉर्ब होता होगा। फिर विटामिन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा बहुत उधर भी होता है, इलियम वाले पार्ट में, कुछ इधर भी होता है। अब देखना, ये विटामिन B12 और के बनाए हैं, अब ये वापस तो जाएंगे नहीं एब्जॉर्ब होने के लिए, तो कहां होंगे एब्जॉर्ब, कोलोन में होते हैं। तो कोलोन में एब्जॉर्प्शन होता है किस किस का, एक होता है वाटर का, ठीक है, प्लस होता है विटामिन का, फिर प्लस होता है मिनरल्स का। इन तीनों का जो है मिनरल्स तीनों का क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है किस पार्ट में, कोलोन। कोलोन कहां से कहां तक है, ये ऐसा लेके यहां से लेके यहां तक क्या है, कोलोन। यहाँ क्या होता है, अच्छा मेनली कहा जाए तो पानी का ही एब्जॉर्प्शन होगा। पानी में ही तो मिनरल्स होते हैं, उसी में विटामिन ग्लूकोज होते हैं, फैट वाले जो होते हैं वो पहले हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका होता है, हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये हुआ वाटर का एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद बात आई किसकी, रेक्टम की। तो रेक्टम मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा मल होता है, जो फेसस होता है, जो एक्सक्रीट कंपाउंड होता है, एक्सक्रीट सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ होता है जिसे बाहर निकलना है, वो कहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट, उत्सर्जित हो जाता है। तो ये उत्सर्जित होने की क्रिया क्या है, यही तो एक्सक्रीशन है। पहली पढ़ी थी इंजेशन, मुख में हो गया, डाइजेशन ड्यूडेनम तक मतलब छोटी आंत तक हो गया, एब्जॉर्प्शन इलियम में हो गया, फिर रेक्टम से एनस के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन हमारी बॉडी ने कर ही दिया था। तो ये 5 स्टेज कंप्लीट हो गई किसकी, डाइजेशन सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका खत्म हो चुका है, इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे, जहां तक नहीं बनते हैं। अब देखो साइंस एक ऐसी चीज है, साइंस कम नहीं है, साइंस बहुत ज्यादा है। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो और कोई भी चीज जो है वो आपको 100% डाटा प्रोवाइड नहीं करा सकता है। एक दो क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उससे आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश नहीं, हम इसे कंप्लीट करेंगे, संपूर्ण हो चुका है। ये कोई भी चीज खत्म नहीं की जाती है। और कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बारे में हम उसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के लिए थैंक यू।